कैसे बच्चों, मस्त। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। अगर एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी, है ना, इन दोनों को आपने कर दिया मिक्स, और मिक्स करने पर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया। ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। तो इंटरेक्शन बढ़ने पर क्या होगा आप समझिए। इसको इसके मूल्य सॉरी इसके जो वैल्यू लिया था आपने वो 20 ml का था, इसका था 30 ml। ठीक, 20 ml था और कितना था, 30 ml का था। सॉल्यूशन बनने पर जो वॉल्यूम आना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 50 ml। पर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन गया बढ़, और इंटरेक्शन बढ़ जाने पर क्या होगा आप समझिए। एक के पार्टिकल्स थे के साथ कंबाइंड थे ना। अब ये दोनों कंबाइंड थे पर ए के पार्टिकल से बहुत दूर दूर थे। क्यों थे, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम था। एक क्लोरीन का पार्टिकल दूसरे क्लोरीन के पार्टिकल से क्या पास रहना चाहेगा, कभी दूर दूर रहना चाहेंगे। पर अगर वही क्लोरीन के पार्टिकल सोडियम के पार्टिकल से मिल जाए तो क्लोज हो जाएंगे। अगर सोडियम के पार्टिकल से मिल जाए तो पास हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमने बात की कि ए और बी एकदम आगे क्लोज, यहां पर पार्टिकल्स थे थोड़े दूर दूर, तो दूर दूर थे तो 20 ml इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया था, इसने किया था 30 ml का। लेकिन जैसे ही ये क्लोजर हुए, इनके बीच में जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा था वो 50 ना होकर के हो सकता है 40 ml का हो जाए ना। तो अब यहां पर जब आप डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, 40 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा -10। क्लियर है, दिख रहा है ये? ठीक, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस 50, 40 माइनस 50 अपॉन -10 हो जाएगा। माइनस का मतलब हो गया कि नेगेटिव डेविएशन आ गई। इसके बाद दोनों अगर बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। हीट को रिलीज करेगा ये। हमने मान लिया कि इसके पास ऊर्जा थी 300 किलो जूल की, इसके पास ऊर्जा थी 200 किलो जूल की। टोटल जो ऊर्जाएं थी वो 500 किलो जूल थी ना, कितनी थी, 500 किलो जूल। और इसने कर दिया 100 किलो जूल को रिलीज। जैसे बॉन्डिंग हुई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना था, तो हीट को इसने क्या किया, रिलीज किया। और जब इसने हीट को रिलीज किया, जस्ट अ मिनट, ठीक, जब इसने हीट को रिलीज किया तो यहां पर हो गया 100 रिलीज करने पर 400 किलो जूल। तो आप डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करिए। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा 400 माइनस 500 और हो जाएगा -100 किलो जूल। इंट्रैक्शन होने पर आप समझ गए क्या चल रहा है। इंट्रैक्शन होने पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। क्लियर है, आगे चले। क्लास से है बॉन्ड ऑफ फैक्टर पे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, है ना। इंडिकेट इसको किससे करते हैं, आई से। बॉन्ड ऑफ फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाना था, यहां पर आपने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, और इसमें आपने कोई सॉल्यूट डिजॉल्व किया, कोई सॉल्यूट को आपने डिजॉल्व किया। सपोज दैट आपने NaCl को डिजॉल्व किया, ठीक, NaCl को आपने डिजॉल्व किया, आपने 100 NaCl के पार्टिकल्स को इसमें डाल दिया, ठीक। अभी जब आपने 100 पार्टिकल्स को डाला तो आप एक अपेक्षा कर रहे थे कि यहां पर 100 NaCl के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होने वाला है वो होगा। इसमें जो प्रोसेस होगा, जैसे आप इसकी बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप चेक करना चाहेंगे, वो आप समझ के चल रहे हैं कि 100 के अकॉर्डिंग चलेगा। पर हुआ क्या कि NaCl इसके अंदर आकर के Na प्लस में और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया। और जब Na प्लस Cl माइनस में डिसोशिएट हुआ तो यहाँ पर पार्टिकल्स का जो नंबर था वो कितना हो गया, सीधे डबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो 100 पार्टिकल्स थे, पर इसके 100 हो गए और इसके भी 100 हो गए, तो 200 पार्टिकल्स हो गए। प्रोसेस जो आप 100 के अकॉर्डिंग समझ के चल रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 200 पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो आपने जो ऑब्जर्व किया था, ठीक, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू,
थियोरेटिकल वैल्यू। जब आप इसको चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो या फिर ऑब्जर्व वैल्यू हो आपकी, और दूसरी क्या हो आपकी थियोरेटिकल वैल्यू, थ्योरी कर देने पर जो वैल्यू आपको मिली, इनका जो कैलकुलेशन करते हैं इसी को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई। समझ गए? आई का फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया। आई इक्वल टू क्या लिखा हमने, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन और ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू। इसके लिए एक फॉर्मूला और है, अगर आप इसको मास के टर्म में लेते हैं तो मास के टर्म में यही आई की वैल्यू हो जाती है थियोरेटिकल मास। ध्यान से समझिएगा, थियोरेटिकल मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मास, एक्सपेरिमेंटल मास। आप समझिए, जस्ट इसका रिवर्स कर दिया हमने, आपको याद करना आसान हो जाएगा ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू, ये तो हो गई हमारी आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाएगी तब। लेकिन जब बात की जाएगी मास की, तो मास के अकॉर्डिंग जब वैल्यू लिखी जाएगी आई की, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, थियोरेटिकल मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मास। एक फॉर्मूला और, उस फॉर्मूला को समझने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला रहते हैं। ठीक, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम तो पढ़ा था एसिड बेस एंड साल्ट 11th में। तो वहां पर एक टर्म आया था, मान लीजिए कोई एसिड है CH3COOH, आपको याद हो तो यह क्या है, वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो कैसा होगा, CH3C+- प्लस H प्लस में, पर ये 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। 100% होगा क्या, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। और अगर 100% डिसोसिएशन नहीं है तो अब मान लिया हमने कि ये थे 100 पार्टिकल्स, ये थे 100 पार्टिकल्स, और इसका कितना डिसोसिएशन हुआ, 10 पार्टिकल्स का। तो 10 ये बना, 10 ये बना, लेकिन ये बचा कितना, ये तो बचा 90 ना। ये इसके 100 पार्टिकल्स थे, डिसोसिएशन करने पर इसके एक पार्टिकल से इसका एक पार्टिकल बन रहा है, इसका भी एक पार्टिकल बन रहा है। मतलब जब ये डिसोसिएट करेगा 10%, तो इसके 10 पार्टिकल्स बन जाएंगे, इसके भी 10 पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा फिर, इसके तो 90 पार्टिकल्स बचेंगे ना। अगर हमने मान लिया कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस अल्फा। अल्फा को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते थे, याद है कुछ? अल्फा को क्या बोलते थे हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर टोटल यहाँ पर हम लोगों को चेक करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, फिर 100 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर देंगे। यहाँ पर कितना डिसोसिएशन हुआ है ये हमको पता चल जाएगा ना, टोटल कितना रिमेनिंग बच रहा है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला क्या है कि आई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं पॉइंट ऑफ फैक्टर के लिए, ध्यान से समझिएगा ये बात, और ये फॉर्मूला हमको हर जगह पे अप्लाई करना है। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस n-1 अल्फा, 1 प्लस n-1 अल्फा। ये आई की वैल्यू आपको याद रखनी है, पर ये आई की वैल्यू कब के लिए है, जब when electrolytes are weaker, जब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वीक हैं तो वहां पर जो आई की वैल्यू अप्लाई करनी है हमको वो ये करनी है। अगर स्ट्रांग है तो आपको पहले ही देख के पता चल जाएगा। आई की कैलकुलेशन को हम समझते हैं, ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। आगे डाउट रहा कुछ तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया। 3 फॉर्मूले में क्या बताया मैंने कि पहला फॉर्मूला हमने लिखा था आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू, वैल्यू पहला फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला जस्ट इसका रिवर्स कर दिया था हमने मास के लिए। अगर हम मास के टर्म में निकाल रहे हैं तो यहां पर कर दिया था हमने थियोरेटिकल मास अपॉन क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मास। सही है। और थर्ड जो फॉर्मूला हमने बनाया वो थर्ड फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। आइए बात समझिए।
आगे अल्फा समझ रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट 10%, 20%, 90%, 80% जो वैल्यू दी होती है, कितना परसेंट डिसोसिएट किया, जितना परसेंट डिसोसिएशन होगा वही होगी हमारी अल्फा की वैल्यू। अब हम लोग कुछ आगे की बात करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% डिसोसिएट होगा, जैसे हमने बात कर ली अभी NaCl की। तो NaCl का जब हम लोगों ने डिसोसिएशन देखा तो 100% डिसोसिएशन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या, समझिए कि आई के आप सॉरी NaCl के आपने 100 पार्टिकल्स लिए, ठीक। डिसोसिएशन के आपने ये बना Na प्लस और Cl माइनस, यहां पर बने इसके 100 पार्टिकल्स, इसके भी 100 पार्टिकल्स बनेंगे ना। तो अब ये टोटल तो बना 200 पार्टिकल्स। डिसोसिएशन की बात कितना बना 200 पार्टिकल्स, लेकिन स्टार्टिंग में कितना था, हमने सोचा ये था कि 100 पार्टिकल्स होंगे, पर बना कितना 200 अपॉन 100 कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगी वैल्यू 2। तो ये हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू। होप आपको समझ में आया। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू, समझ गए। ये हो गया 200 अपॉन 100, दैट्स इट। अब अगर आपने मान लिया K2SO4 है, K2SO4 ब्रेक करिए इसको, 2K प्लस SO4 2 माइनस, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये 3, 2 + 1 3 अपॉन 1, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसलिए 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मान लीजिए ये होगा ना, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, और इसका कितना हो रहा है 80% डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन कितना हो रहा है इसका, डिसोसिएशन हो रहा है इसका 80%, 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा। अगर ये 100% डिसोसिएशन नहीं कर रहा तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट आई की वैल्यू में। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझिए। आई की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था I = 1 + n-1 अल्फा, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, Mg का होल का है, ऊपर करते हैं, ऊपर यहां कर देते हैं। ये रहा हमारा Mg, ये रहा NO3 का होल गैस, ये हो जाएगा Mg2 प्लस 2NO3 माइनस 2 और 1 3 पार्टिकल्स हो गए, यही n की वैल्यू है ना। कितना हो गया 3 पार्टिकल्स हो गए अपॉन 1 पार्टिकल, तो हो जाएगा क्या 1 + 3 - 1, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है ना। 1 + 3 - 1 अल्फा की वैल्यू 80%, 80% का मतलब क्या 0.8, सही है। क्या हो जाएगा 0.8 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 80/100 कर सकते हैं क्या। आगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, छोड़िए ना इसको, 0.8 कर देते हैं, ठीक। ये 2 हो गया और हो जाएगा 1.6, 2.6, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.6। आई की वैल्यू समझ में आई आपको। आप वैसे समझते तो क्या समझते आप कि 2 + 1 3 अपॉन 1 कर देते, 3 आप निकाल देते वैल्यू, पर कहानी कुछ और नहीं है, 2.6 आ रहा है इसकी वैल्यू आई की। क्लियर है। हमने बात की कि आपने क्या किया, किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिजॉल्व किया, आपने सॉल्यूट को आपने किया डिजॉल्व, ठीक। जब भी आपने इसमें KCl को डिजॉल्व किया तो इसमें K+ और Cl- में डिसोसिएट हुआ, K+ में और Cl- में डिसोसिएट किया, ये तो आपने लिखा दिया 2/1 = 2। आपने देखा कि यहां पर जो आई की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है पर कब है, जब ये डिसोसिएट कर रहा है। अगर सपोज करिए आप कि यहां पर आपने कर दिया होता, सपोज दैट आपने कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिलाया होता, जैसे आपने मान लीजिए A मिलाया, ठीक, इसमें आपने 100 A मिलाया आपने, ठीक, 100 A मिलाया आपने, और ये बना क्या A2 बना। A2 कितना बनेगा 50,
A2 तो 50 बनेगा ना, जैसे आपने मान लीजिए 100 हाइड्रोजन डाल दिया आपने, और ये जाकर के वहां पर H2 बना दिया, तो ये कितना बनेगा फिर 50 H2 पार्टिकल्स बनेंगे। तो 50 का मतलब क्या कि पहले से भी कम हो गया, ये तो 50 हो गया, 50 अपॉन 100 कर देंगे आप, 50 अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक, अभी 0.5 का मतलब क्या कि 1 से ये वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू कम कब हुई, I is greater than 1 when dissociation takes place। समझ गए? I is greater than 1 when dissociation takes place। सेकेंड कहानी क्या बन रही है, सेकेंड की बात क्या किया जाए कि अगर एसोसिएशन हो गया 100 पार्टिकल्स के एसोसिएट करके आधे हो गए, तो वहां पर वैल्यू 1 से कम हो गई, मतलब हम लिखेंगे I is lower than 1 when association takes place। क्लियर है? और अगर I इक्वल टू 1 हो, मतलब KCl को आपने इसमें डिजोल्व किया और KCl के जैसा ही बना रह गया, उसमें न तो एसोसिएशन न ही डिसोसिएशन, तो वैल्यू प्रारंभिक में जो रही होगी वही लास्ट में भी रही होगी, मतलब कि व्हेन ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन की बात की जाए अगर, व्हेन नाइदर डिसोसिएशन nor association takes place when neither dissociation or nor association takes place, the value of I is equal to 1। क्लियर? अब आई थिंक वांडा फैक्टर के विषय में सब कुछ बातें हो गई। मैंने बात की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितना डिसोसिएशन कर रहा है डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख दीजिए आप, जैसे मैंने बात की H2SO4 की, सिंपल समझ गया आप। H2SO4 का डिसोसिएशन समझते हैं 2H प्लस SO4 पे 2- या आपने 3 मान लिया, 3/1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जितना परसेंट डिसोसिएट कर रहा है, जितना ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है उसका डायरेक्ट वही वैल्यू हो गई हमारी क्या, आई की। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएशन नहीं कर रहा, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो आप समझ रहे हैं कि वहां पर फॉर्मूला आपको कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा, I इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। इसके अकॉर्डिंग आप I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्वांटा फैक्टर आपको समझ में आया? वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट में बताइए, और लाइक कर दिया करो, वहां पर लाइक का बटन होता है। चलिए, थैंक यू।